हमारे ज़राए ने ये बताया है कि वो डिसोसिएट होना नहीं चाह रहे थे, उनको डिसोसिएट किया गया, यानी उनको बेंच से अलहदा किया गया। अदरवाइज़ वो बैठना चाह रहे थे और इसी मौक़िफ़ के साथ बैठना चाह रहे थे जो मौक़िफ़ जो है इस वक्त के इख्तिलाफ़ी नोट में सामने आया है। अगर वही बेंच रहता, ये फैसला जो है वो फिर उलट भी आ सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ठंडा फैसला दिया, ये तगड़ा फैसला होना चाहिए था। अगर आप लिख रहे हैं कि जी गवर्नर ने आज से रूगर्दानी की, तो गवर्नर के खिलाफ एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी, कुछ आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बिल आखिर फैसला सुना दिया है। काफ़ी हेस्ट में ये हेयरिंग हुई है, इख्तिलाफी नोट में ये बात कही गई है और हेस्ट में ही इस तरह का फैसला भी आया है, जिससे अब 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है। इख्तिलाफ उन्होंने किया है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, जबकि 3 जजेस जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने अब ये कहा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। उन्होंने यहाँ पर जो सदर मुमलिकत हैं उनकी जानिब से पंजाब में जो तारीख दी गई है उसको तो दुरुस्त करार दिया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात की तारीख है, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर को वो तारीख देनी चाहिए। गवर्नर ने जो तारीख नहीं दी, तारीख ना देकर गवर्नर ने आइन से इनहराफ किया है। इससे मुतालिक हमारे साथ सीनियर हमारे मौजूद हैं कामरान खान साहब, जो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर भी हैं। सर बताइएगा, ये जो फैसला है एक्सपेक्ट कर रहे थे, इम्कान तो ये जाहिर किया जा रहा था कल से, जो जजेस को हम देख रहे थे बॉडी लैंग्वेजेस से, तो हमें यही लग रहा था कि शायद मुतफ़िका फ़ैसला आएगा, तो ये अचानक इख्तिलाफ क्यों और इख्तिलाफ किस पॉइंट पे हुआ? जी देखिए, अभी हमने से मुराद है कि मैंने और आपने वो जजमेंट जो है वो पूरी पढ़ी है। उसमें इख्तिलाफी नोट जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का, वो भी पढ़ लिया। और उसमें देखिए उन्होंने ये लिखा है, जो पहले इख्तिलाफी नोट पे बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे ओवरऑल जो जजमेंट है उसके ऊपर। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने कहा है कि जी ये 184(3) के तहत ये सो मोटो का केस जो है ना वो नहीं बनता था। उनका ये कहना है कि ये मामला जो है ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में गया था और लाहौर हाई कोर्ट में 10 फरवरी को एक बाकायदा जजमेंट जो है सिंगल बेंच ने जारी कर दी थी। वो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जो है अभी तक फील्ड में है। उसके खिलाफ अगरचे इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मौजूद है, लेकिन वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो किसी भी ऐसे मामले पर जो कि जिस पे कोई जजमेंट हो, या तो वो जजमेंट चैलेंज होती है, अगर वो जजमेंट चैलेंज नहीं होती तो फिर वही वाला फैसला जो है वो रहता है, उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट सर इसी में, या तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज करें ना, यहाँ लाके वो ऑर्डर चैलेंज हुआ नहीं, तो ये एक एतराज़ था उनका, ये तकनीकी एतराज़ था। और दूसरा इसका उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 184(3) के तहत दरख्वास्तें दायर की गई, 184(3) सुप्रीम कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन है जिसके तहत कोई भी मामला जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, नेशनल इंटरेस्ट का हो, वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। तो उनका ये कहना था कि ये वाला जो मामला है इलेक्शन का, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का शायद मामला नहीं था, ये 184(3) के प्रीव्यू में नहीं आता, इसलिए ये इसके ऊपर ये दरख्वास्तें जो हैं नॉन मेंटेनेबल हैं। नॉन मेंटेनेबल का मतलब ये है कि ये नाकाबिले समात हैं, ये केस यहाँ नहीं सुना जाना चाहिए था। लेकिन एक बात इसमें यहाँ पर सवाल ज़रूर पैदा होता है, हम आते हैं मेन जजमेंट की तरफ भी, लेकिन जो 2 फाजिल जजेस की जानिब से इख्तिलाफ किया गया है, इससे कबल भी 2 फाजिल जजेस हैं जिनके नोट का हवाला भी इस इख्तिलाफी नोट में दिया, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वो उन चारों फाजिल जजेस ने जिन 2 पर एतराज़ हुआ और जिन दोनों ने मेंटेनेबिलिटी पर बात की, उन्होंने ख़ुद को डिसोसिएट कर लिया है इस बेंच से। तो ये जो 2 फाजिल जजेस हैं जिन्होंने आज इख्तिलाफ किया है, गो के मेंटेनेबिलिटी का मामला अब ज़ेरे बहस नहीं था, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है, तो उसके बाद एक तकनीकी नुक्ते के ऊपर क्या इख्तिलाफ करना लाजमी था? एक जानिब अपने ही फैसले में वो ये भी मान रहे हैं दोनों फाजिल जजेस कि जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, तो क्या यहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ देर कबल ही हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं नासिर इकबाल साहब डॉन से, आपके पुराने दोस्त, वो भी ये बात कर रहे थे कि जो इन फाइटिंग है वो अब फैसलों में भी नज़र आ रही है, उसकी झलक आ रही है, तो क्या आपको लगता है ये गैर ज़रूरी था इख्तिलाफी नोट? देखिए, ये वाला जो मामला था, यानी 9 रुकनी लार्जर बेंच से शुरू हुआ। 9 रुकनी लार्जर बेंच में 4 जज साहिबान ने इस बात पर इसरार किया कि इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील होना चाहिए।
उन जजेस के नाम आपने अभी बताए कि वो 4 जज कौन से थे। उन 4 में से 2 जज साहिबान जो हैं वो या तो बेंच से अलहदा हुए या फिर बेंच से अलहदा कर दिए गए। मैं चीफ जस्टिस को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डिसएसोसिएट किया है खुद को। जी ठीक हो गया, लेकिन हमारे तक जो इतलात आ रही हैं और वो आप तक भी शायद पहुंची हों, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि वो डिसोसिएट होना नहीं चाह रहे थे, उनको डिसोसिएट किया गया, यानी उनको बेंच से अलहदा किया गया। अदरवाइज़ वो बैठना चाह रहे थे और इसी मौक़िफ़ के साथ बैठना चाह रहे थे जो मौक़िफ़ जो है इस वक्त के इख्तलाफी नोट में सामने आया है। तो अगर वही बेंच रहता, यानी देखिए ये हमारे नाज़रीन के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है कि अगर वही बेंच रहता, यानी वही 9 रुकनी बेंच रहता, ये फैसला जो है वो फिर उलट भी आ सकता था जो इस वक्त फैसला मौजूद है। तो ये बेंच की यही वजह है कि बेंच की कंपोजिशन का मामला जो है वो इस वक्त भी, इस मामले पर भी इस बेंच ने भी उठाया है और इन्होंने और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं, जिन्होंने अभी इसी साल ग़ालिबन अगस्त में या सितंबर में उन्होंने चीफ़ जस्टिस का हलफ उठाना है, वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे सीनियरिटी के एतबार से। तो उन्होंने इस पे एक दूसरे बेंच में बैठे हुए उन्होंने ये जिस तरीके से बेंच टूटे और बने और केसेस जो हैं वो एक बेंच से निकाल के दूसरे बेंच में गए, तो इस पे उन्होंने बहुत तशवीश का इज़हार किया था और इस पे उन्होंने रजिस्ट्रार की तलबी भी की थी। चलें हम आते हैं वापस अपनी जो मेन जजमेंट है। आज जो फैसला आया है गो के काफ़ी जल्दी आपने भी देखा है कि इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड फैसला पहले बहुत कम हुआ है कि जजेस ने 2 दिन इतनी स्विफ्ट समाअत की है और तवील समाअत की है। कल 7 घंटे तक समाअत चली। नहीं, अदील समाअत तो देखें होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था कि ये 90 दिन का टाइम फ्रेम था जो गुजर चुका था और टाइम लैप्स हो रहा था। तो अगर यहाँ पर भी उस मुकदमे में अगर इस तरीके से कर दिया जाए, आपको देखें इस मुकदमे में एक फ़रीक ऐसा था जो कि चाहता था कि इसमें सारे ना वो टाइम डिले होता रहे, टाइम बाइंग टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते रहे। उनकी तो कोशिश ही है जी कि जी इसको लंबा किया जाए मामले को। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ ठीक किया कि उन्होंने जो है ना इसको जल्द 5 समातों के अंदर ही इस मामले को निपटा दिया। अच्छा, अब जो फैसला आया है इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि कैसे इस पर अमल दरामद होगा और क्या आपको इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है। अच्छा दिल, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ठंडा फ़ैसला दिया है बहुत माठा फ़ैसला दिया है। ये तगड़ा फ़ैसला होना चाहिए था। इसमें कोई एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग जो है वो सामने देखने को नहीं मिली। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये ऐसे ही था कि मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये लाया गया था कि जी ये आइन की शिकें हैं जिसके तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं और इन आइन की शिकों पर अमल नहीं हो रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला दिया उस मामले पर, उन्होंने कहा कि जी ये आइन की शिकें हैं, इनके ऊपर अमल करें किसी के ख़िलाफ़। यानी अगर आप लिख रहे हैं कि जी गवर्नर ने आइन से रूगर्दानी की तो गवर्नर के ख़िलाफ़ एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी, कुछ आना चाहिए था। एपेक्स कोर्ट है, मामला सुन रही है और वो ऑब्जर्वेशन की हद तक महदूद रखा है, लेकिन वो भी तो एक आईनी ओहदा है गवर्नर का, उनको ऐसे डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट का मुनासिब नहीं होगा ना। जी देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बहुत वसी होते हैं और इतना वसी के जितना सुप्रीम कोर्ट करना चाहे, जब मौका होता है, मुनासबत होता है, तो वहाँ पर फिर आपको पता है, अब मैं कोर्ट करूँगा कि वो जो मामला था उसकी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला, रिजीम चेंज वाला मामला था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जो है आइन में लिखा हुआ है कि यहाँ चैलेंज नहीं हो सकती, इसके बावजूद वो चैलेंज हुई, उनके ऊपर समाअत हुई और फिर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दिन भी दिया, तारीख़ भी दी और वहाँ पर टाइम भी दिया कि जी इस दिन जाके आपने ये इसके ऊपर जो है ना वो इजलास बुलाना है। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट तारीख़ देना चाहे वहाँ दे देती है जनाब, ऐसी बात नहीं है। चलें, अब ओवरऑल आपको ये लग रहा है कि इंतखाबात जो सदर की जानिब से दी गई तारीख है उस पर अभी मुमकिन नहीं है, उससे कुछ रोज़ करीब उसके जी फ्लेक्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको फ्लेक्सिबल रखा है। उन्होंने कहा है कि जी आइनी तौर पे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहते हैं। जो सदर ने तारीख दी है 9 अप्रैल की, दैट इज़ द डेडलाइन, वो बेसिकली है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अब ये डायरेक्ट किया है कि जी उस 9 अप्रैल की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए उससे करीब की कोई तारीख कम से कम आगे जाया जाए और उससे करीब की कोई तारीख जिसमें कि आप इलेक्शन शेड्यूल दे सकें, वो वाली तारीख सदर को भेजें और उनसे जो है वो नई तारीख लें और अनाउंस करें। ये पंजाब की हद तक है और जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए गवर्नर को इंस्ट्रक्शन है और इलेक्शन कमीशन को कि आप बाहमी मुशावरत करें और तारीख दें और ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इंतखाब मुकर्रर मुद्दत में कराने वाला, ये पूरा हो सके।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। एक बात यहाँ पर अभी ज़रूर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक हुक्म आज सुनाया है या जो जारी किया है, ये एक मुख्तसर हुक्म है, ये एक ऑपरेटिंग पार्ट है उस फैसले का जो कि अभी जारी होना है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये बताया गया है कि फ़ैसला जो है तहरीरी और तफसीली फ़ैसला जो है वो कुछ अरसे के बाद जारी होगा और उसके अंदर हो सकता है जो कामरान साहब का शिकवा है वो भी दूर हो जाए और काफ़ी ऑब्जर्वेशंस जो हैं, सख्त ऑब्जर्वेशंस उसमें आ सकती हैं। लेकिन जो असल क्रक्स होता है किसी भी फैसले का वो ऑपरेटिव पार्टी होता है और ऑपरेटिव पार्ट जो बकौल कामरान साहब के इतना वो स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग प्रोसीडिंग्स हमें नज़र आ रही थी। जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस कमरा अदालत के अंदर हमें दी गई, अब वो हमें उस कागज़ के टुकड़े पर नज़र नहीं आ रही जिसको हम हुक्मनामा कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।